अरे यार, दुखी क्यों होते हो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही तो है। हम है ना इसे समझाने के लिए। तो आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसे समझेंगे एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 148 से, जिसमें है बेलमेंट, बेलर, बेली डिफाइन। अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू द अनदर फॉर सम पर्पज upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailor. The person to whom they are delivered is called the bailee. तो बेलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की डिलीवरी किसी पर्पस के लिए, या फिर उस चीज़ को डिस्पोज करना जिस तरह से बेली ने कहा है। तो अब ये सवाल आता है कि बेलर और बेली कौन? तो जो पर्सन डिलीवरी करता है उसको बेलर, और जिसको डिलीवरी की जाती है वो बेली होता है। सपोज़ इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए कि आप मैकेनिक को अपनी गाड़ी देते हैं ठीक करने के लिए, और वो कहता है कि ठीक होने के बाद वो आपको रिटर्न कर देगा। तो जो मैकेनिक है वो हुआ बेली और आप बेलर, क्योंकि आपने गाड़ी की डिलीवरी की और उसने गाड़ी ली। और आप अगर उसको कहते हो कि जान दो, अब मुझे गाड़ी नहीं होना, इसे किसी और को सेल कर दो या किसी और को दे दो, तो ये हुआ डिस्पोजल। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 149, जो कि है डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। बेली को गुड्स डिलीवर कैसे करते हैं? तो सिंपल है कि बेली के पास कर दो, या फिर उसकी जगह अगर कोई ऑथराइज पर्सन है तो उसको दे दो बेली के बिहाफ में। आगे है सेक्शन नंबर 150, बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बेली है उसको चाहिए कि अगर उसकी दी जाने वाली चीज़ में कोई फॉल्ट है तो वो क्लियरली बताए, और साथ ही साथ अगर वो कोई चीज़ दे देता है जो कि डिफ़ॉल्टी है बिना बेली को बताए, जिसके कारण अगर बेली का कोई नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन भी पे करना होगा। आगे लिखा है इफ़ द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। तो बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कोई रेंट पर दी गई चीज़ डिफेक्टिव रहती है और उसकी वजह से कोई डैमेज होता है, तो चाहे बेलर इसका पता हो या ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बी से सपोज सीढ़ी यानी कि लेडर हायर करता है जिसकी रोप टूटने वाली थी, और इसके बारे में बी को पता नहीं था। अब ए को उसकी वजह से इंजूरी हो जाती है, तो यहाँ बी को जिम्मेदार माना जाएगा ए की इंजूरी के लिए। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 151, केयर टू बी टेकन बाय बेली। बेली को जो चीज़ दी गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी केयर करे, जिस तरह की वो खुद के गुड्स की करता है वैसे ही। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 152। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? सेक्शन नंबर 152, बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर द लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग बेल्ड। द बेली इन द absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care of it described in section 151। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि बेली लायबल नहीं रहेगा अगर दी गई चीज़ का कोई डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन होता है, और साथ ही साथ अगर वो पूरी केयर करता है फिर भी गुड्स ठीक नहीं रहती, तो वो लायबल नहीं रहेगा। अब हम सेक्शन 153 और 154 को साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो बेली है वो दी गई चीज़ का अनऑथराइज यूज़ ना करे, सिर्फ जो करने को कहा गया है वही करे। अनऑथराइज यूज़ के लिए दो रेमेडीज़ है।
अब सेक्शन नंबर 153 में ये भी बताया गया है कि बेलर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है और 154 के अंडर वो अपने लॉस की रिकवरी भी मांग सकता है। सेक्शन नंबर 155 है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर with bailor's consent of his goods with bailies. If the bailee with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailee shall have an interest in the proportion of their respective shares in the mixture thus produced. तो 155 में है कि बेली बेलर की कंसेंट से उसकी चीज़ को अपनी चीज़ों में मिक्स कर सकता है। इसमें दोनों का इंटरेस्ट ज़रूरी है, फिर वो अपना अपना शेयर देख ले। अब कंसेंट नहीं रही तो क्या, यही तो बताया गया है हमारे सेक्शन नंबर 156 में। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। तो अगर बेली बिना कंसेंट के बेलर की चीज़ को मिक्स कर देता है और अगर वो गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं तो वो किए जाएंगे और उसके करने का जो खर्च है और जो डैमेज होगा वो बेली को पे करना होगा। देखिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ए के पास 100 बेल्स ऑफ कॉटन रहते हैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी के और बी उसको लेकर बिना ए की कंसेंट के अपने डिफरेंट क्वालिटी के बेल्स के साथ मिक्स कर देता है। अब ए उसके दिए गए 100 बेल्स मांगता है तो अब बी बाउंड है कि उसके बेल्स सेपरेट करके उसको दे और अगर ए के बेल्स को कोई डैमेज होता है तो उसकी भरपाई करना होगी। अब बेल्स तो सेपरेट किए जा सकते हैं लेकिन कोई चीज़ जो कि अनसेपरेटेबल है अगर वो मिला देता है तब क्या होगा। सो इट कम्स अंडर सेक्शन 157 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर बेली बिना बेलर की कंसेंट के चीज़ मिक्स कर देता है तो उसको कंपनसेशन पे करना होगा अगर बेली को लॉस होता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ए ने सपोज़ वीट दिया है बी को रखने के लिए, अब बी उसमें अपना लो क्वालिटी का वीट मिक्स कर देता है तो अब ए अगर उस वीट को सेल करेगा तो उसको लॉस होगा क्योंकि बी ने पुअर क्वालिटी के वीट बिना कंसेंट के मिक्स कर दिए हैं तो अब उसको कंपनसेशन पे करना होगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 158 रिपेमेंट बाय बेलर ऑफ द नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब अगर आप बेली को सपोज हॉर्स देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उसको खाने के लिए जो बेली ने खर्च किया है वो आपको पे करना होगा। हॉर्स तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप कोई भी चीज़ देते हैं और बेली उसका ध्यान ख्याल रखता है उस पर खर्च करता है तो आपको यानी कि बेलर को पेमेंट करनी होगी। अगला है सेक्शन नंबर 159 रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेटिटियसली। तो यहाँ सेक्शन 159 में हमको ये मालूम चलता है कि बेलर अपनी चीज़ जो उसने बेली के पास रखी है उसको कभी भी रिटर्न मांग सकता है, फिर चाहे उसने 7 दिन के लिए देने का कहा हो और 4 दिन में ही वापस ले रहा हो। लेकिन अगर उसके टाइम से पहले चीज़ को रिटर्न लेने से अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बेलर को करनी होगी। नाउ सेक्शन नंबर 160 रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये बेली की ड्यूटी है कि जो गुड्स उसको दी गई है उसको रिटर्न करने का अगर टाइम आ चुका है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाकर उसको रिटर्न कर दे, चाहे वो किसी काम के लिए दी गई हो या फिर कुछ टाइम के लिए। Now next section 161 says bailey responsibility when goods are not duly returned. If by the default of the bailey the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. अब अगर बेली टाइम पर रिटर्न नहीं करता
जिसकी वजह से बेलर को लॉस होता है या डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ गुड्स होता है उस टाइम पर डिलीवरी नहीं करने की वजह से। तो इन सब के लिए बेली को जिम्मेदार माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 162, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटियस बेलमेंट बाय डेथ। अ ग्रेटिटियस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ आइदर ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली। तो अगर बेलर या बेली की डेथ हो जाती है तो ग्रेटिटियस बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 163, बेलर एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। अब इस सेक्शन को ऐसे समझिए कि सपोज आप मुझे अपनी काऊ देते हैं 2 मंथ्स के लिए और उस काऊ को बच्चा होता है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको काऊ के साथ उसने जो बच्चा दिया है वो भी रिटर्न करूं। और एक और बात कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि बच्चा मैं यानी कि जो बेली है वो रखेगा तो फिर रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 164, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them. According to section 154, बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर बेली को लॉस होता है, चाहे फिर वो गुड्स को लेने की वजह से हो या गुड्स से रिलेटेड डायरेक्शन देने की वजह से हो। नाउ सेक्शन नंबर 165 में सेवरल ओनर है अगर किसी गुड्स के, जो कि वो गुड्स बेली को देते हैं, तो अब बेली उनमें से किसी को भी गुड्स डिलीवर कर सकता है या फिर किसी एक जॉइंट ओनर के डायरेक्शन पर भी काम कर सकता है। हम बहुत ही करीब है हमारे लास्ट सेक्शन की ओर जो कि है 171। उस पर पहुंचने से पहले अभी तक के आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए। Section number 166, bailey not responsible on re-delivery to bailor without title. If the bailor has no title to the goods and the bailey in good faith deliver them back to or according to the direction of the bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery. अब अगर एक पर्सन है जो कि आपको कोई गुड्स देता है जिसका ओनर वो खुद नहीं है, तो क्या आपकी लाइबिलिटी है उसको रिटर्न करने की? सो यस, आप लाइबल रहेंगे उसको वो गुड्स रिटर्न करने के लिए, चाहे उसका टाइटल उसके पास ना हो। लेकिन हाँ, जो इसका रियल ओनर है वो आपको रोक सकता है और ये बताया गया है सेक्शन नंबर 167 में, राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बिल्ड। इफ़ अ पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम्स गुड्स बिल्ड, ही में apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor and to decide the title to the goods. Clear है? Now next section 168, right of finder of goods may sue for specific reward offered. तो देखिए, किसी को कोई चीज़ मिलती है जिसकी वजह से उसको कहीं परेशानियां झेलनी पड़ती है, उसको गुड्स को संभालने के लिए तो वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता, लेकिन जो उसने खर्च किया है वो डेफिनेटली मांग सकता है। तो अगर जो गुड्स का ओनर है वो कहता है कि जो मेरी गुड्स रिटर्न करेगा उसको रिवॉर्ड दूंगा, वो बेली क्लेम कर सकता है। आई होप आप ये समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 169, व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। When a thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot with reasonable diligence be found, or if he refuse upon demand to pay the lawful charge of the finder may sell it. तो दो सिचुएशन में फाइंडर ऑफ गुड उस चीज़ को सेल कर सकता है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, जब वो चीज़ सड़ने वाली हो या फिर वो अपनी कीमत खो रही हो वक्त के साथ। पॉइंट नंबर सेकंड है जब वो चीज़ अपनी कीमत के 2/3 पार्ट तक उस पर खर्च करना पड़ रहा हो, यानी कि उस गुड्स को प्रॉपर रखने के लिए 2/3 पार्ट तक के उस पर खर्च करना पड़ रहा हो उसकी वैल्यू से।
नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 170 एंड 171 दोनों को साथ में समझते हैं। तो इनमें बताया गया है 2 टाइप्स ऑफ लीन। सेक्शन नंबर 170 में पर्टिकुलर लीन और सेक्शन नंबर 171 में जनरल लीन। सो 170 के अंडर बेली बेलर की चीज़ को अपने पास रख सकता है अगर बेलर उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है तो। एग्जाम्पल कि आपने टेलर को क्लोथ दिए हैं सूट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फ़ीस पर, लेकिन आप उसको फ़ीस नहीं पे कर रहे, तो अब वो आपकी चीज़ खुद के पास रख सकता है जब तक कि आप उसको पेमेंट नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन नंबर 171 जो कि है जनरल लीन, इससे रिलेटेड इसमें बैंकर, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर आपकी जो गुड्स है जो कि लीन के तौर पर रखी गई है उसके साथ आपके दूसरे गुड्स भी रख सकते हैं। अब ये फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स एंड पॉलिसी ब्रोकर कौन होते हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया है, एग्जाम्पल के साथ पूरा बेलमेंट क्लियर है। सो सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।